सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है? नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड डेल्टा जी। यानी जो हम सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में जिस इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रोड और डेल्टा जी का क्या मतलब होता है? गिब्स फ्री एनर्जी के बीच का एक रिलेशन होता है। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस में इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल्स भी और बहुत टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेल जी और एक स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक किसमें गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है और किसमें पॉजिटिव होता है वो डिस्कस करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन डेल्टा जी एंड ई नोट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि जो हमारा डेल जी एंड ई नोट है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगा। देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप होती है, नेचर के थ्रू होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिससे करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। तो अब जो स्पॉन्टेनियस में हमने क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल होता है, हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए थे, वन साइड जिंक सल्फेट, अदर कॉपर सल्फेट सोल्ट ब्रिज का यूज किया था। वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, इस साइड करंट आ रहा था। वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, अपने आप हो रही थी, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम उसमें कोई भी करंट नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रहे थे उसकी रीडिंग लेने के लिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या था कि वो स्पॉन्टेनियस थी। और डेल जी क्या होता है? हमारी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यानी एनर्जी कितनी लग रही है। ठीक है जी। और एन है हमारा नंबर मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। और ये एफ क्या होता है? एफ होता है फैराडे। ठीक है। इस 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम। और ई है हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ओके, ये तो मैंने इनकी बेसिक टर्म्स बता दी। अब ये जो डेल जी है और ई नोट है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? डेल जी होता है ना गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें कोई एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ती। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप होती है, नेचर के थ्रू की जाती है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आप देखना, उधर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस जगह ये जो गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन स्पॉन्टेनियस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो गई। ये बताने से पहले अब हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड डेल्टा जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। डेल जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई। एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे की वैल्यू क्या होती है? 96500। ई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखना चाहे, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे, तो इधर नोट लगा दो, डेल जी नोट इज इक्वल माइनस एन एफ ई नोट शेयरिंग। ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल माइनस एन एफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि डेल जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई। अब हमारा डेल जी क्या नेगेटिव है? स्पॉन्टेनियस में हमारा डेल जी नेगेटिव है, इज इक्वल डेल जी के इक्वल हमारी वैल्यू क्या है? माइनस एन एफ ई। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? पॉजिटिव, जो कि मैंने दिखा दिया कि कैसे होता है। अब हम बात करेंगे हमारी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहती है जी? ये देखिए है डेल जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई शेड। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इस हिसाब से लिखा जाएगा, नोट लग जाएगा। ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। फॉर्मूला तो वैसे यही है, लेकिन इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हम डिराइव इसीलिए करें क्योंकि कभी कभार क्या होगा, हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर हमें ट्रिक आती होगी तो हम डिराइव कर सकते हैं और फॉर्मूला एक्यूरेट लिख सकते हैं। सो आप उधर देखिए कि डेल जी उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। डेल जी नोट यानी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल स्टैंडर्ड फॉर्म इन गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी लॉन क्यू सी। अब ये आर टी के आर है हमारा गैस कांस्टेंट,
टी है हमारा टेम्परेचर, लॉन है, एक होता है लोग, एक होता है लोन। अब इस लोन से हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, लोग में। तो लोन से जब हम लोग में कन्वर्ट करते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लो, नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आने वाली है। जब हम लोन से लोग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2.303 लोग हमें मिल जाता है। तो हम लोन से कन्वर्ट कर देंगे। और ये क्यूसी क्या है, क्यूसी है, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो कि हमें पेपर में गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी या हमें निकालनी होगी, वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन करेंगे तब। तो डेल जी इज इक्वल डेल जी नोट आर टी एल एन क्यू सी। अब डेल जी की जगह ये वैल्यू लिख दो, डेल जी नोट की जगह ये वैल्यू लिख दे, एन एफ ई इज इक्वल माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल। यहाँ पे हम आर टी 2.303 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एक्स, ये जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसकी पावर लग जाएगी। अब माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई इज इक्वल ई नोट शेल माइनस 2.303 माइनस क्या आ जाएगा 2 माइनस आर टी, सॉरी यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा माइनस आर टी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फैराडे मोल्स लग जाएगा। आर टी 2.303 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। सो ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा कि द शेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe positive 3 aqueous 2 ये I आयोडाइड होता है, 2 आयोडाइड नेगेटिव aqueous is equal to Fe plus 2 aqueous I2 solid E naught shell standard electrode potential given as 0.236 temperature at 298 केल्विन। अब आप जब देखोगे तो ये जो फेरस है ये अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ये अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। कैसे, ये नेगेटिव था, अब क्या हो गया जीरो, तो नेगेटिव से जीरो है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में गया, तो अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। फेरस क्या कर रहा है, अपना रिडक्शन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ठीक है जी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स फ्री एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा था, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो डेल जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई नोट शी, फॉर्मूला देखा था। अब देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो माइनस एन क्या है, हमने देखा था नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तब हमारी एन की वैल्यू अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो कैसा रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहाँ जो फेरस है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है Fe+2 बनाने के लिए, और यहाँ आयोडीन ने रिडक्शन ऑक्सीडेशन किया नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए। जैसे आप लिखोगी Fe+3, अब मैं Fe+2 में कैसे जाऊंगी, इसी तरह Fe+3 था, Fe+2 आ गया और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तभी तो Fe+3 हुआ ना। एक इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, मेरे पास पहले 3 थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेरे पे क्या आ जाएगा, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, मेरे पे चार्ज क्या रहेगा 2। अब हम बात करते हैं आयोडीन की, तो 2I नेगेटिव प्लस इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इक्वल क्या बन गया I2, ये बन गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 फेरस के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे फेरस, यहाँ पे 3 चार्ज +3 चार्ज लगा है, इधर 2 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 आएगा। एफ की वैल्यू मैंने बताई थी, फैराडे का कितना होता है, याद कर लो 96500 क्यूलाम, ये फैराडे की वैल्यू है। ठीक है, ई नोट शेल हमें गिवन है 0.236, बस रख दो वैल्यू, निकल जाएगा आंसर। -20 ई नोट शेल की वैल्यू रखी, मेरे पास डेल जी नोट की, जब आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे करके देख लेना, आपके पास आंसर आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो माइनस होता है, माइनस एन एफ ई नोट शेल भी होता है। ठीक है, -45.541 किलो जूल। ठीक है, एनर्जी किसमें आती है जी, किलो जूल में आती है, केल्विन किलो जूल। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, ये तो कर लिया, वेब्स फ्री एनर्जी तक हो गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, देखो डेल जी इज इक्वल माइनस आर टी लोन के, माइनस आर टी लोन के, ठीक है। लोन के क्या था, हमने लोन के की, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये लोन के कहां से आ गया, देखो लोन के ये यहां से आया है, डेल जी नोट माइनस आर टी लोन के, हमारे पास लोन था, मैं 2.303 लॉग से इसको मल्टीप्लाई करके, उसके बाद तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके हम लोन को लॉग में बदल दिए। जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया तब मेरे को ये मिला, लेकिन जब तक मल्टीप्लाई नहीं किया था उससे पहले तो हमारे पास आर टी एल एन के था। अब हमें इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, किसकी, लॉग के की, ठीक है। तो निकालो, माइनस आर, आर क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है -8.314। वैल्यू पॉजिटिव में होती है बट ये सिंबल होने की वजह से माइनस में होगी। डेल जी नोट की हमारे पास वैल्यू, ओके, इसकी टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है। बचा क्या, लोन की। अब लोन से लोग में बदलो, 2.303 लोग की आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, लोग के की। तो लोग के को एक साइड ले लो, और जब ओवरऑल लोग के का आंसर निकालोगे तो 7.928 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई जस्ट होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है ना, मैंने छोटा सा और बनाया है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पे, या फिल इन द ब्लैंक्स, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसके बेसिस पे 100% पूछा जा सकता है। ये ना बड़ा ही घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कापा से शो करते हैं, कंडक्टिविटी भी होती है जिसको कापा से शो करते हैं। एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, महो इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, जितना तो बता दिया। बट कंडक्टिविटी को अपन समझते कैसे, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, ये हमने इसमें कोई भी रोड डिप कर रखी होगी, और ये इतने से एरिया में, इस वॉल्यूम में अगर मैं पूछ लूं कि बताओ कितना इस एरिया में, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस एरिया में हमारे इलेक्ट्रॉन कितना अच्छे से फ्लो कर रहे होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन कितना अच्छे से फ्लो कर रहे होंगे। जब हम पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं तब हम क्या बात करते हैं, कंडक्टेंस को लेते हैं। जब एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तब हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एक ही बात है, ठीक है, जिसको कपा से शो करते हैं। अब मैं इस एरिया में बोलूं कि मेरे को इस एरिया में बताओ कितना कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितना इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया में मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं, जब हम डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। देखो पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि जब हम डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं, डाइल्यूशन यानी हमने सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दिया, खूब सारा हम वाटर ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, वाटर ऐड किए जा रहे हैं। जब हम वाटर सॉल्यूशन के अंदर ऐड किए जा रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, डाइल्यूशन बन जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन, जब हम हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जो कंडक्टेंस होता है ना वो तो होता है इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, हाँ जी। कैसे, मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मानते हो इतना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, इसको डाइल्यूट कर लिया। इसमें पहले क्या थे, आयंस फ्लो कर रहे थे, मान लो कि कॉपर सल्फेट का आयंस फ्लो कर रहे थे। अब मैंने इसमें डाइल्यूट किया, पानी ऐड कर दिया, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस को जगह मिल जाएगी घूमने के लिए। ऐसे मानो कि पहले तो हम मतलब सॉल्यूशन क्या था, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था, बहुत भीड़ भाड़ सी थी, तो जो आयंस थे अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहे थे, अच्छे से चल फिर नहीं सकते थे, नहीं घूम सकते थे। बट अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इसमें डाइल्यूट कर दिया मैंने, पानी डाल दिया, पानी ऐड कर दिया, तो जो आयंस का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पहले इतने से नहीं कर रहे थे, अब इतने में कर रहे, तो सोचो क्या होगा। ऑफ कोर्स बात है, आयंस अच्छे से घूम फिर सकेंगे, आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ आएगी। तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि ठीक है कंडक्टेंस बढ़ता है, इट मींस कंडक्टिविटी भी बढ़ती। नहीं, कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती। क्यों, क्या रीजन है, कंडक्टिविटी मैंने क्या बताया क्या होती है, स्पेसिफिक। अगर मैं इस एरिया में पूछ लूं कि इस एरिया की वॉल्यूम का बताओ कितने कंडक्टिविटी होगी, कितने कंडक्टेंस होगी, तो इस पर्टिकुलर इस एरिया में कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी डाइल्यूशन करने पे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया और इस एरिया में अब हमें बताना कंडक्टिविटी का, तो अब इस स्पेसिफिक इस एरिया का वॉल्यूम भी तो बढ़ा हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया तो जो आयंस थे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, आयंस हो गए दूर दूर, आयंस दूर दूर हो गए
ठीक है, आयन दूर दूर हो गए। तो अब क्या होगा, कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या रीजन है, कंडक्टेंस पढ़ रहा था, कंडक्टिविटी नहीं। हमने जब फैक्टर्स डिपेंडिंग फैक्टर वो पढ़े थे, इसकी कंडक्टेंस के फैक्टर्स पढ़े थे, याद होगा, टेम्परेचर था, आयंस थे, उसका साइज था कि जितना बड़ा साइज होगा उसको और जितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब हम आयंस की बात कर रहे थे कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ही वो अच्छे से फ्लो करेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा आयंस होंगे क्या करेंगे, उतने ही अच्छे से फ्लो करेंगे। लेकिन अब सरफेस एरिया बढ़ गया और वहां पे एक या दो आयंस बचे होंगे, एक दो आयंस बचे होने के कारण हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक उस एरिया में आयंस कम बचे हैं। सो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन और ये था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम एक दो क्वेश्चंस ऑन नर्स्ट इक्वेशन पे डिस्कस करके उसके बाद हम बढ़ेंगे फैराडे लॉ पे और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। एंड नेक्स्ट थर्ड हमारा टॉपिक बचेगा बैटरीज, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, 1.5 आवर की मुश्किल से क्लास होगी। सो तब तक बने रहिए, थैंक यू सो मच।